सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और हम लोग आ चुके हैं अपने पार्ट 2 वीडियो के साथ। इसका आपको इंतज़ार है, मुझे पता है। और ये वीडियो आपके अंदर से जितना भी डर है कि किस तरीके से एलिमेंट लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो डर आपको निकाल देगा। इंटीग्रेशन कैसे लगाना है, लिमिट्स कैसे लगाना है, सारा डर आपके मन से निकल जाएगा। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पीएचडी करने वाले हैं 20 इलस्ट्रेशंस के थ्रू। हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में एलिमेंट किस तरीके से लिया जाता है अलग अलग शेप में, वो देखा था। लेकिन इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी थ्रू 10 चैप्टर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग इन चैप्टर्स के कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे जहाँ पे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, और पार्ट 1 वीडियो में हमने इन शेप्स में एलिमेंट्स कैसे लिया जाता है वो देखा था। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप पहले जाके उसको देखें, उसके बाद आके यहाँ पे इन सवालों को सॉल्व करें। राइट, पार्ट 1 वीडियो में हमने किस तरीके से एलिमेंट लिया जाता है, चाहे वो आपका डिस्क हो या फिर आपका सॉलिड हेमिस्फीयर हो, सॉलिड कोन, हॉलो कोन हो, वो हमने देखा था। और यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 वीडियो में प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये आपका जो पीपीटी है, यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस है सभी पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्टेड है और वो भी आपको डिस्कशन बॉक्स में नीचे मिलेंगे। तो क्या तो आप पहले पीडीएफ को डाउनलोड करें, सवाल को खुद से अटेम्प्ट करें, या फिर आप जब यहाँ पे कोई सवाल देखोगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग अपने वीडियोज़, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर देखते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हालांकि सेंटर ऑफ मास में मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस करना था, लेकिन बट स्टिल ये जो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने का थ्रू इंटीग्रेशन, वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डीएम क्या होता है और एक्स क्या होता है, क्योंकि बच्चों को इस एक्स में तकलीफ है, मानिए या ना मानिए, बच्चों को यहाँ पे तकलीफ होती है कि ये एक्स क्या है, ये वाई क्या है। डीएम तो भाई साहब आपका हो गया वो छोटा सा एलिमेंट जो कि आपने कंसिडर किया है उस पर्टिकुलर शेप में। एक्स क्या होता है, उस छोटे से एलिमेंट, उस डीएम मास वाले एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। क्या ये एक्स पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास है? नहीं, वो तो ये है। ये एक्स क्या है, इस डीएम एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। ये y क्या है, इस डीएम एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, एंड सेम गोज फॉर z। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आपको सवाल बनता है जेई मेंस में भी और इवन एडवांस्ड में भी। तो ये सबसे पहले आपके सामने सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। आप इस सवाल को देखिए, रीड कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। सवाल में क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L whose mass per unit length varies as lambda equals to kx square upon capital L. Right? K आपका constant है, x is the distance measured from one end, is at the following distance from the same end. So basically हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है, और हमारा जो मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है विद द फंक्शन x. राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे वो एक रॉड है, इसका लेंथ टोटल कैपिटल L है। राइट, तो हम एक एंड से x पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया है। अब इस छोटे से एलिमेंट का जो छोटा सा डीएम मास होगा, वो आप देख सकते हैं क्या होगा, डीएम मास इज इक्वल टू लैम्डा का यूनिट क्या है, ये आपको मास पर यूनिट लेंथ है। राइट, तो लैम्डा को dx से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इस छोटे से शेडेड पोर्शन का आपको मास पता चल जाएगा, विच इज kx स्क्वायर अपॉन L इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू तो यही है ना, kx स्क्वायर अपॉन L। तो ये आपका हो गया डीएम मास, और अब हम यहाँ पे लगा देंगे x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, विच इज x dm अपॉन dm का इंटीग्रल। राइट, अच्छा, x क्या है, x इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम पार्टिकल। अब ये जो डीएम पार्टिकल है, ये आपको ऑलमोस्ट पॉइंट साइज जैसा पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है। तो एक पॉइंट साइज पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास खुद उसी पॉइंट पे लाई करेगा। राइट, तो ये डीएम मास का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यही है, विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे x की जगह x ही लिखाएगा। ठीक है, डीएम की जगह ये ऊपर वाला टर्म यहाँ लिखा जाएगा, और नीचे डीएम की जगह भी यही वाला टर्म।
लिमिट कहाँ से कहाँ तक, हमें ये पूरी रॉड को कवर करनी है तो 0 से लेके L तक हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। आप लिमिट लगाइए, उसके बाद ये एक बेसिक इंटीग्रेशन है, सॉल्व करेंगे आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा 3L/4। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखिए, हमसे इस सवाल में कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियाई A एंड B फ्रॉम द सेंटर O। तो आपके सामने एक पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क ना होके यहाँ पे एक बीच में कटआउट है, तो इसे हम कैविटी वाले टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल आई वुड प्रेफर टू गो फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, जिस तरीके से एक सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास को डिराइव करते हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम R पे जाके एक DR थिकनेस का सेमी सर्कुलर रिंग ले लेंगे। R पे जाके DR थिकनेस का हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस पतले से शेडेड पोर्शन का छोटा सा जो एरिया होगा वो पता करना। और एरिया कैसे निकालते हो, पेरीफेरी विच इज पाई इंटू R मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, सो पाई R इंटू DR आपका हो जाएगा छोटा सा एरिया। और एक बारी आपको एरिया पता चल गया तो हमें शेडेड पोर्शन का वो छोटा सा मास भी लिख सकते हैं। मान लिया कि जो इसका सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है, kg/m², राइट। यानी कि जो DM मास हो जाएगा इस एलिमेंट का दैट इज सिग्मा इंटू DA। सिग्मा इंटू DA आप यहाँ पे देख सकते हैं और DA की वैल्यू ऊपर यहाँ लिखी हुई है, तो सिग्मा पाई R इंटू DR। अब हमें यहाँ पे निकालना होगा Y सेंटर ऑफ मास। अच्छा, यहाँ पे हम लोग Y सेंटर ऑफ मास ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि थ्रू सिमेट्री हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास Y एक्सिस पे ही लाई करेगा, अज्यूमिंग ये जो O है वहाँ पे आपका ओरिजिन है, तो Y एक्सिस पे ही इसका सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है। सिमेट्री आपको यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है वो चीज़। सो Y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल Y dm अपॉन इंटीग्रल DM। अच्छा, अब Y की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इंटरेस्टिंग। Y आपको क्या होगा, ये जो DM एलिमेंट है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका Y कोऑर्डिनेट। तो जनाब ये जो आपका एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 2R/π पे। तो इस सेमी सर्कुलर का रेडियस R है, तो Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2R/π। तो यहाँ पे हमने देखिएगा आप Y की जगह यहाँ पे 2R/π ही लिखा है। DM की जगह तो ऊपर से रिप्लेस कर दिया, अगेन DM की जगह इसको रिप्लेस कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो आपका जो आपका जो ये शेप है वो A से चालू हो रहा है और B पे ख़त्म हो रहा है। सो A से लेके B तक हम लिमिट लगाएंगे, उसके बाद आपको ये इंटीग्रेशन है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है एकदम, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं रोटेशन का सवाल देखते हैं। रोटेशन में किस तरीके से हम लोगों को एलिमेंट वाले सवाल आ सकते हैं। Calculate the moment of inertia of a uniform rod of mass m and length L about an axis passing through one end and making an angle of 45 degree with its length। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा होगा, तो ऐसा होगा, आपके पास रॉड है, ये आपका एक्सिस है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री थीटा ओवर हियर, राइट। और ये जो आपका ग्रीन वाला रॉड है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये अगर हमारा वो पेन है तो ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से, आप देख सकते हैं ना। अच्छा, तो हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये रॉड में आप छोटे छोटे मासेस को कंसिडर करें। यहाँ पे कोई मास है तो इस मास का एक्सिस से दूरी ये है, यहाँ पे कोई मास अगर आप कंसिडर करो तो इस मास का एक्सिस से दूरी ज़्यादा है, यानी कि हर मास का एक्सिस से डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो जैसे ही आपको ये दिख रहा है कि कोई चीज़ चेंज कर रही है, यानी आपको लगाना है इंटीग्रेशन, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अलोंग दी रॉड यहाँ पे x पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे और इस एलिमेंट का हम लोग सबसे पहले पता करेंगे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, राइट। अच्छा, सो व्हाट इज द स्मॉल मास ऑफ दिस एलिमेंट, dm, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो m इसका मास है पूरे रॉड का, l इसका लेंथ है, तो m/l हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, और उसे हमने dx से मल्टीप्लाई किया तो इस छोटे से एलिमेंट का dm मास पता चल गया। अब इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो अगर ये x है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट आपका कितना हो जाएगा, x sin थीटा। सो dm x sin थीटा का होल स्क्वायर,
एम आर स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो डी एम इंटू एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे डी एम की वैल्यू है, पुट कर दिया, साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री है तो ये भी पुट कर दिया, तो आपको छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है m/2l x स्क्वायर डी एक्स। हमें कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट मारेंगे, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, रॉड मेरी x इक्वल टू 0 पे चालू हो रही है और x इक्वल्स टू l पे ख़त्म होने वाली है। लिमिट लगाइए, इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और ये सवाल आपको इवन जेई मेंस लेवल पे पहले भी आ चुका है। सवाल में हमसे क्या कहता है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है ऑफ रेडियस r is pinned to the angular velocity omega and then carefully placed on a horizontal surface such that its axis is vertical. How long will the disk be rotating on the surface if the friction coefficient is equal to k? The pressure exerted by the disk on the surface can be regarded as uniform. तो हो क्या रहा है, आपके पास बेसिकली एक डिस्क है जो कि ओमेगा से शुरुआत में घूम रही थी और आपने इस घूमती हुई डिस्क को एक सरफेस पे छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब मान लेते हैं ये जो पीछे वाला ब्लैक शीट आपको दिख रहा है वो सरफेस है और उसके ऊपर ये डिस्क जो है क्लॉकवाइज घूम रही है। तो अगर डिस्क क्लॉकवाइज घूमेगी तो नीचे वाला जो ज़मीन है वो इस डिस्क पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा और उस फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लगेगा इसके सेंटर के अबाउट, राइट। इसका मतलब समय के साथ ये ओमेगा जो है वो डिक्रीज होगा और कभी ना कभी ये डिस्क रुकेगी। एकदम सही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फ्रिक्शन का डिस्टेंस सेंटर से कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। कहने का क्या मतलब है कि हमने r दूरी पे जाके एक dr थिकनेस का एलिमेंट लिया है। अगर सिर्फ इस एलिमेंट की बात की जाए तो इस पे फ्रिक्शन आप देखिए किस तरीके से आपको लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब इस फ्रिक्शन का दूरी सेंटर से r है तो टॉर्क आपका F/r आएगा, राइट। किसी और लोकेशन पे अगर हम लोग एक रिंग बनाते तो वहाँ पे फ्रिक्शन का दूरी सेंटर से अलग ही होता और उस फ्रिक्शन की वैल्यू भी अलग होती। सो बेसिकली आपका कंटिन्यूसली आप जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हो फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज हो रही है, टॉर्क की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि व्हाट इज द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डिस्क इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने इसके लिए क्या किया है, आर पे जाके dr थिकनेस का ये जो एलिमेंट लिया है ना, इसका सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है। सो फ्रिक्शन क्या होता है आपका म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की जगह क्या लिखोगे, सिर्फ इस वाले एलिमेंट का mg, समझ रहे हो ना, सिर्फ इस वाले एलिमेंट का mg, राइट। सो m की जगह हमने dm लिखा है क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट होने वाला है इंटू g। अच्छा, म्यू की वैल्यू हमें सवाल में k दे रखी है, dm हमें लिखना आता है। dm क्या होगा आपका, मान लेते हैं जो इसका सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है, राइट। सो dm क्या होगा, सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया, और इस पतले से थिक रिंग का एरिया क्या लिखते हो, 2πr इंटू dr, सरकमफरेंस इंटू थिकनेस। सो सिग्मा 2πr इंटू dr, ये अपना टोटल हो जाएगा dm मास इंटू ग्रेविटी। सो जनाब ये आपका हो गया है फ्रिक्शन। तो छोटा सा जो टॉर्क लगने वाला है इस फ्रिक्शन के कारण वो आपको हो जाएगा F/r किया। ये छोटा सा टॉर्क है, हमें टोटल टॉर्क चाहिए, तो आप इंटीग्रेट करोगे ना, r इक्वल्स टू 0 पे आपका डिस्क शुरू हो रहा है और कैपिटल R पे जाके खत्म हो जाएगा। सो 0 से लेके कैपिटल R पे आप मारोगे इंटीग्रेट, आपको ये निकल के आएगा। अब ये आपका हुआ है टॉर्क। अब हमें चाहिए व्हाट इज द एंगुलर रिटार्डेशन, राइट। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, तो अल्फा को आप क्या लिखोगे, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉर्क की वैल्यू तो हमने ऊपर यहाँ पे डिराइव कर ली, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। एक डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो मास को हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ द डिस्क, सिग्मा इंटू टोटल सरफेस एरिया विच इज πr²। सो ये आपको हो जाएगा mr² अपॉन में 2। क्लियर है एकदम। इसको सॉल्व कीजिए, आपको अल्फा इतना निकल के आएगा, एंड दिस इज योर रिटार्डेशन, राइट। सो
वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। आपका फाइनली डिस्क रुकने वाला है, शुरुआत में ओमेगा इतना है, और क्योंकि ये एक रिटार्डेशन है तो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे पुट करेंगे वाइल सॉल्विंग, तो आपको यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा कि जनाब कितने देर में ये डिस्क रुकने वाला है। राइट, आई होप ये सवाल आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर है। चलिए, अच्छा, हमने इस चैनल पे 2020 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किया, रोटेशन का 26 क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी आपको एलिमेंट लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो ये रहा इस वाले PYQ का लिंक है, ये लिंक आपको नीचे भी मिलेगा और इस PDF में भी अटैच है। तो आप चाहो तो ये PDF को ही डाउनलोड करके सीधे सीधे इस लिंक पे क्लिक करना और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज आवर ग्रेविटेशन। अभी ग्रेविटेशन में आप इस सवाल को पहले पढ़े और फिर इसको ट्राई करें। हालांकि ऐसा सवाल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बन सकता है और ऐसा सवाल आपको जेईई मेंस में 2-3 बार देखा जा चुका है, इवन 2021 में भी। राइट, सवाल में हमसे क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल फॉर्म्ड बाय अ थिन वायर AB ऑफ मास m एंड लेंथ L इज व्हाट। तो आपके सामने ये एक वायर है, जिसका लेंथ हमें दे रखा है L। हमें इस सेमी सर्कल का रेडियस नहीं दिया है, हमें जनाब लेंथ दिया है। तो आप लेंथ से रेडियस तो निकाल ही सकते हो। ये आपको एक सेमी सर्कल है, यानी लेंथ L इज इक्वल टू पाई इंटू आर, तो R आपको वहाँ से निकल जाएगा L बाई पाई। ओके, और इसका पूरा मास है। हमसे इस वाले सेमी सर्कल रिंग के वजह से इसके सेंटर पे फील्ड पूछ रहा है। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरीके से हम लोग ने एलिमेंट लेना सीखा था एक सेमी सर्कल में, हम यहाँ पे थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लिए है विच इज सबटेंडिंग एन एंगल डी थीटा एट द सेंटर। बढ़िया है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा क्लेवर होके देखें, सो इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा dm मास हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे सर? तो अगर आप ध्यान से सोचे तो इस पूरे रिंग का जो मास है वो है m, और ये जो पूरा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो है पाई। राइट, तो यूनिटरी मेथड से आप देख सकते हो। राइट, m बाई पाई आपका हो जाएगा मास पर यूनिट एंगल, इनटू एंगल किया तो हमें ये dm मास पता चल गया। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब ये जो dm मास है उसके वजह से सेंटर पे अगर आप ग्रेविटी देखो तो ग्रेविटी, पहली बात डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो टूवर्ड्स दी मास होती है। राइट, तो उस ग्रेविटी का आपका 2 कंपोनेंट होगा, एक y एक्सिस में और एक x एक्सिस में। तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे दिखाया है, आपका ग्रेविटी आता dg इस डायरेक्शन में, तो एक होता dg cos थीटा और एक होता dg sin थीटा। dg इज द स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस dm एलिमेंट। राइट, अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो dg cos थीटा है उसको इंटीग्रेट करोगे अगर, तो वो 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक एलिमेंट ठीक इसके अपोजिट में भी होगा, और उसके वजह से आपको ग्रेविटी इस लोकेशन पे एक ऊपर आती और एक लेफ्ट साइड आती। सो बेसिकली आपको dg cos थीटा कैंसिल होने वाला है ड्यू टू द एंटायर स्ट्रक्चर। सिर्फ y डायरेक्शन में आपको एक रिजल्ट आएगा, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आपका जो नेट ग्रेविटी है सेंटर पे वो आपको y एक्सिस के अलाउंग है, यानी ऑप्शन नंबर A और C तो गलत ही है। बढ़िया है। अब देखिए, तो जो नेट ग्रेविटी होगा दैट इज dg sin थीटा का इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, हमारा ये जो 0 से स्टार्ट होगा और पाई पे जाके खत्म हो जाएगा, तो 0 टू पाई। dg की वैल्यू क्या होगी, gm अपॉन आर स्क्वायर होता है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कैपिटल G, मास की जगह क्या लिखोगे, यही वाला चीज m बाई पाई डी थीटा, राइट, अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। एंड व्हाट इज रेडियस, वो हम जानते हैं l बाई पाई होगा। राइट, ये डिस्टेंस क्या है, इस dm मास की वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटी लिखना है, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि रेडियस है, तो l बाई पाई का होल स्क्वायर। राइट, और ये साइन थीटा। अब इसे यहाँ पे आप चुपचाप करो इंटीग्रेट, आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर है एकदम? चलते आगे, लेट्स मूव। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ये सवाल मैंने अपने ही चैनल पे कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व किया, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। राइट, आपको ये एग्जैक्ट वैरायटी काफ़ी बार पूछा जाता है। सवाल में क्या बोलता है, अ बार ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L इज हैंगिंग फ्रॉम पॉइंट S एज शोन इन द फिगर।
द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार इज y एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार इज a, तो हमसे टोटल इलोंगेशन पूछता है. सो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट. इस रॉड का खुद के वजन के कारण ये जो लंबा होने वाला है, तो हमसे पूछ रहा है कि भैया टोटल इलोंगेशन कितना है इसका. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम y पे जाके dy थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं और पहले ये पता करते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट में कितना इलोंगेशन आया है और फिर इंटीग्रेट कर देंगे. एज सिंपल एज इट इज, राइट. अच्छा, लॉजिकली अगर आप सोचे तो इस एलिमेंट को नीचे की तरफ खींच कौन रहा है? इसके नीचे जो ये मास है, ना, वो इस वाले एलिमेंट को खींचना चाहता है, उसे लंबा करने की कोशिश कर रहा है. सो व्हेन आई टेक दिस एलिमेंट ओवर हियर, जिसका लेंथ आपको dy है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर जो पुलिंग फोर्स लग रहा है, दैट इज ड्यू टू द वेट ऑफ दिस y लेंथ एलिमेंट, राइट. तो इस y लेंथ एलिमेंट का वेट कितना हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटी. व्हाट इज द मास? मास पर यूनिट लेंथ इंटू y इंटू ग्रेविटी. क्लियर है एकदम? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से सोचे तो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो इलोंगेशन आएगा ड्यू टू दिस वेट, दैट इज dl. एक छोटा सा इलोंगेशन dl इसके अंदर आ जाता है एंड ड्यू टू दिस वेट, तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं अपना हुक्स लॉ. सो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो फोर्स इज व्हाट? दिस फेलो अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, चेंज इन लेंथ dl है और ओरिजिनल लेंथ इसका कितना है? dy है. अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, dl को एक तरफ dy को एक तरफ. लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा? आपका रॉड y इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है और y इज इक्वल टू l पे खत्म होने वाला है. लिमिट लगाया, इंटीग्रेट किया, आपको रिजल्ट सामने है. आप चाहो तो इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो, हालांकि ये प्रोसेस पता होना चाहिए, राइट. अच्छा, अब एक और सवाल देखते हैं, सेम इलोंगेशन पे लेकिन फ्रस्टम शेप में. सवाल में क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 3.14 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर. द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम इतना एट द टॉप, राइट, टू इतना एट द बॉटम. यानी आपका जो वायर है वो ऊपर में नैरो है और नीचे में ब्रॉड है. सो वो बेसिकली फ्रस्टम शेप है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, राइट. यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज दिस मच, द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर इज व्हाट? अब एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन में कैसे एलिमेंट लिया जाता है वो हमने डिस्कस किया है हमारे पार्ट 1 में. चलिए सवाल को देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं. तो ये जो ग्रीन वाली चीज़ है ना, ये आपकी वायर हो गई है और नीचे में ये आपको एक मास अटैच्ड है. अ बॉडी ऑफ मास इतना ही सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर, ठीक है, ऑफ लेंथ 10 मीटर. और इस ग्रीन वाले का लेंथ है आपको L 10 मीटर्स. अब क्योंकि हमें सवाल में इस ग्रीन वाले का मास नहीं दिया है, तो हम मानेंगे कि इस ग्रीन वाले का मास नेग्लिजिबल है. यानी इस ग्रीन वाले में जो भी इलोंगेशन आ रहा है वो इस वाले हैंगिंग मास के वजह से आ रहा है. ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है. अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, राइट. इस सवाल में मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड दैट इज व्हाई यू कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला, यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन, राइट. तो हमने क्या किया, हमने ऊपर से x पे जाके dx थिकनेस का ये एक डिस्क ले लिया है, राइट. एक डिस्क लिया है जिसका थिकनेस dx है और जिसका रेडियस r है. समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा सर. अच्छा, इस एलिमेंट को अगर हम अलग से निकाल के बनाएं यहाँ पे, राइट, फोकस ओवर हियर, जो लिखा है अभी उसको मत देखो, यहाँ पे फोकस करो. इसका थिकनेस dx है और इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पुलिंग फोर्स लग रहा है वो mg है. ये जो ग्रीन वाला है वो मासलेस है, तो इस पूरे ग्रीन में, इस पूरे ग्रीन के अक्रॉस हर जगह जो टेंशन होगा वो mg के बराबर ही होगा. तो mg से इसको खींचा जा रहा है. तो मान लेते हैं इसके अंदर एक छोटा सा इलोंगेशन आ जाता है dl. नाउ लेट अस अप्लाई हुक्स लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट. सो फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज द एरिया? इसका रेडियस तो स्मॉल r है ना, स्मॉल r है. सो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस स्मॉल इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल लेंथ. इसका ओरिजिनल लेंथ dx है. तो इस तरीके से हमने इसको रीअरेंज किया. अब यहाँ पे तकलीफ है. तकलीफ क्या है भैया? यहाँ पे आपका r वेरिएबल, यहाँ पे आपका x वेरिएबल.
और ये dx है और ये r है, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्या तो आप r को x के टर्म्स में लिखो या फिर आप dx को dr के टर्म्स में लिखो, ठीक है। और उसके लिए भी आपको x और r में रिलेशन चाहिए, वो कैसे लिखते हैं वो भी हमने देखा था पार्ट 1 में, दोबारा से देख लेते हैं। तो हमने क्या सीखा था, यहाँ पे आप एक ट्राइंगल ऑब्जर्व करते हैं, ये वो ट्राइंगल है, राइट। यहाँ पे वो ट्राइंगल आप एक ऑब्जर्व करते हो, तो आप देख सकते हो ये लेंथ आपको x होता है, ये वाली चीज़ आपको r माइनस ए है कि नहीं, ये r है और ये a है। सो दिस इज r माइनस ए एंड दिस इज योर b माइनस ए। तो हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके ये चीज़ लिख सकते हैं ना, x अपॉन r माइनस ए इज इक्वल टू दिस टोटल लेंथ l अपॉन b माइनस ए। तो x को रखा एक तरफ, बाकी सबको ले गया उस तरफ, डिफरेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू दिस मच आती है। अब इस dx की वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी वेरी इजी, राइट। इस चीज़ को हमने यूज़ किया है, dx को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, तो आपको ये बनता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ध्यान से देखिए, हमें अब यहाँ पे r पे लिमिट लगाना है। आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो सबसे ऊपर में रेडियस है a और सबसे नीचे में रेडियस है b। सो लिमिट a से लेके b तक आप यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो एंड यू विल गेट दिस फॉर्मूला। और इसमें आप वैल्यूज को पुट करेंगे, आपको इजीली परफेक्ट आंसर आएगा 10⁻³ मीटर्स। एम आई क्लियर, राइट। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि यस सर वी आर रियली एंजॉयिंग दिस सेशन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसको फॉलो करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा, राइट। वीडियो को लाइक भी कर देना जरूर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फ्लूइड से ये सवाल उठाया जा रहा है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द लिक्विड पर यूनिट विड्थ, right? Width is measured perpendicular to the plane of the figure on a plane wall inclined at an angle theta to the horizontal. The density of liquid is rho, right? अच्छा, तो हमसे बेसिकली इसके ऊपर फोर्स पूछ रहा है ड्यू टू दिस लिक्विड और पर यूनिट विड्थ इज टेकन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। तो इस सवाल को प्रॉपर समझने के लिए ना इसका 3D और 2D दोनों फिगर देखना ज़रूरी है। ये हो गया 2D फिगर जो कि यहाँ दिख रहा है। 3D में ये कुछ सिचुएशन ऐसी है, राइट। अच्छा, लेफ्ट साइड में ये आपको पानी है, सो बेसिकली डैम जैसा कुछ है। और ये जो विड्थ हमें क्वेश्चन में लेने बोला गया वो आपको पर मीटर बोला गया है, पर यूनिट विड्थ। तो 1 मीटर का हमने विड्थ ले लिया। अच्छा सर, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जैसे जैसे टॉप सरफेस से नीचे जाते हो प्रेशर बढ़ता जाता है, यानी कि फोर्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है एज यू आर गोइंग डाउन। तो अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन का ही यूज़ करना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे x पे जाके dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लेते हैं। लेकिन अगर आप उसे 3D में देखें तो ये एलिमेंट बेसिकली इस तरीके से एक स्ट्रिप होने वाला है, राइट। अच्छा है, अब इस वाले स्ट्रिप पे आपको फोर्स कितना है वो निकाल सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब है कि ऊपर से टॉप से इसका जो भी लोकेशन होगा वहां पे कोई प्रेशर होगा, उस प्रेशर के वजह से यहां पे एक फोर्स होगा एक्टिंग लाइक दिस। सो दिस dF फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर एट दिस लोकेशन इनटू एरिया। और कौन सा एरिया जनाब, आप इस फोटो में देख सकते हो, एरिया होगा इस वाइट स्ट्रिप का शेडेड एरिया। बात क्लियर है? अच्छा, सो dF फोर्स इज प्रेशर इनटू dA एरिया। अच्छा, व्हाट इज प्रेशर एट दिस लोकेशन? सो प्रेशर इज ऑलवेज रो जी एच, लेकिन यहाँ पे रो जी एच में एच की जगह एक्स नहीं लेंगे, एक्स तो आपका स्लैंट है, हमें तो वर्टिकल डेप्थ चाहिए, वर्टिकल डेप्थ जो कि आपको हो जाएगा एक्स साइन थीटा, राइट। सो रो जी एक्स साइन थीटा इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एंड व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रिप? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो dx, और ये वाली चीज़ तो 1 ही मीटर है, सो dx इंटू 1, तो dx ही आपका हो जाएगा इसका एरिया। सो ये आपको हो जाएगा छोटा सा फोर्स। टोटल फोर्स चाहिए तो इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आपका रॉड यहाँ से, सॉरी आपका ये x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू l तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट पुट किया, इंटीग्रेट किया और L²/2 आ जाता है। अब L की वैल्यू क्या लिखोगे, हमें तो ये कैपिटल H दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये स्लैंट लेंथ है कैपिटल L, तो H और L में तो रिलेशन है, L साइन थीटा ही तो H के बराबर है, यानी कि L आपको H अपॉन साइन थीटा है। यहाँ पे आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है एकदम, राइट। सो अ गुड क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन,
और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ, थर्मल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा of a rod of length 2 meter varies with distance x from the end of the rod as this much, right? The increase in the length of the rod when heated through 100 degrees Celsius is what? So basically आपके पास एक रॉड है जिसका टेम्परेचर, पूरे रॉड का टेम्परेचर आपने 100 से इंक्रीज कर दिया, बढ़िया है, लेकिन जो आपका ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, वो कांस्टेंट नहीं है। आप जब यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाओगे रॉड पे तो अल्फा की वैल्यू बदल रही है। ये आपका रॉड है, आप जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है। क्या इक्वेशन दिया है? सो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 इंटू एक्स, वेयर अल्फा नॉट और अल्फा 1 की वैल्यू भी हमें दे रखी सवाल में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक छोटे से एलिमेंट पे पहले पता करोगे कि व्हाट इज द एक्सपेंशन, व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ, राइट? तो हमने यहाँ पे x पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया है और सिर्फ उस पे कितना आपको चेंज इन लेंथ आएगा वो हम लिखते हैं। तो इस dx पे आपको चेंज इन लेंथ क्या होगा? अब डेल्टा L इज इक्वल टू L इनिशियल अल्फा डेल्टा t, डेल्टा L चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं छोटे से एलिमेंट में जो आपका छोटा सा चेंज इन लेंथ आया है वो है dl का। सो dl इज इक्वल टू अल्फा x, अल्फा एट दिस लोकेशन x मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ x? तो वो तो हमें दे रखा है, dx है और चेंज इन टेम्परेचर तो आपका 100 है। अब हम ये हुआ सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट का, तो टोटल रॉड में चेंज इन लेंथ कितना आएगा? तो आप दोनों तरफ मारेंगे इंटीग्रेट और लिमिट आपका हो जाएगा, रॉड आपका x इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है और 2 मीटर की लंबी रॉड है, तो 0 से लेके 2 तक चुपचाप लिमिट्स पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, अल्फा नॉट अल्फा 1 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको सिंपल एक आंसर आ जाएगा, सिंपल, राइट? ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 10, वेव मोशन। वेव मोशन, राइट? अब वेव मोशन में आपने एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर आपका एक रस्सी है उसमें टेंशन T है और उसमें अगर आप कोई पल्स चलाते हो तो उसमें जो वेव का स्पीड होता है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, वेयर T इज द टेंशन इन द वायर रोप एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे सामने यहाँ पे एक अच्छा प्रॉब्लम है। सवाल में हमसे क्या बोलता है कि आपके पास एक लूप है और वो लूप आपको ओमेगा से घूम रही है, सो दैट इट बिकम्स टॉट सर्कल ऑफ रेडियस r। तो इस लूप में एक तनाव होगा, एक टेंशन होगा, राइट? ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आप सर्कुलर मोशन में जरूर से सॉल्व किए होंगे कि अगर एक सर्कुलर वायर है जो कि घूम रही है तो उस वायर में टेंशन कितना है। अ किंक डेवलप्स इन द व्हर्लिंग लूप रोप, तो आप तो समझो कि इसके अंदर एक पल्स जनरेट हो गया और वो पल्स घूमती है इसके अंदर। शो दैट द स्पीड ऑफ द किंक ऑफ दैट पल्स इन द रोप इज ओमेगा इंटू आर। तो ये तो प्रूफ करने बोला है, हमें ये शो करना है। आप तो समझो कि सवाल ये बोल रहा है कि भैया उस किंक का स्पीड कितना होगा ऑन दिस रोप। ठीक है, तो कुछ भी करने से पहले जो फॉर्मूला है अपना कि स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, हमको टेंशन सॉल्व करना है कि भैया इस लूप में टेंशन कितना है, टेंशन कितना है। तो हम क्या करते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ही समझ लो, याद कर लो कि ऐसे ही इस सवाल को अप्रोच करते हैं, इस वाले पैटर्न को, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये आपको सर्कुलर मोशन, वेव मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हर चैप्टर में बन सकता है। तो आपके सामने ये आपका रोप का सर्कुलर लूप हो गया है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है। अब इसी एलिमेंट को अगर हम यहाँ पे जूम कर दे, सो दिस एलिमेंट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 2d थीटा एट द सेंटर। जानबूझ के 2d थीटा लिया है ताकि जब यहाँ पे एक एंगुलर बाइसेक्टर बनाए तो ये भी d थीटा और ये भी d थीटा। दिख रहा है बड़ा, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट है। अब इस छोटे से एलिमेंट का FBD बनाते हैं, तो आपका टेंशन इस पे इधर लगेगा, इस पूरे लूप में टेंशन है ना, टेंशन इधर है, राइट? अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है इस पे हम लोग फोर्सेस दिखा रहे हैं फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा रहे हैं। तो इस dm मास के एलिमेंट पे आपको बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा विच इज m ओमेगा स्क्वायर r। तो इसका छोटा सा मास dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। अच्छा, ये टेंशन T है,
ये एंगल डी थीटा है तो ये भी एंगल डी थीटा होगा, आप देख सकते हैं बाय ज्योमेट्री। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन डी थीटा, इधर भी और इधर भी। और ये कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, तो वो कट जाएगा। सो आपको जो नेट टेंशन आ रहा है वो आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच इज टी साइन डी थीटा प्लस टी साइन डी थीटा 2t साइन डी थीटा, विच शुड बी इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। बढ़िया है। अब ये जो एंगल डी थीटा है वो तो बहुत ही छोटा सा एंगल है ना, तो अगर एंगल छोटा होता है तो आप साइन थीटा को थीटा के बराबर बोलते हो, तो साइन डी थीटा को हमने यहाँ पे लिखा है डी थीटा। ना व्हाट इज डी एम? इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा? तो फिर से मास पर यूनिट एंगल इनटू एंगल। इस पूरे लूप का मास है अगर स्मॉल m, और ये पूरा लूप सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है 2 पाई, तो m अपॉन 2 पाई इज मास पर यूनिट एंगल इनटू 2d थीटा। आ गया dm मास इतु सुका इनटू ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। अब यहाँ पे आप चीज़ों को कट करें, आपको टेंशन निकल के आएगा। टेंशन आ गया है, फॉर्मूले में लगाइए T अपॉन म्यू। म्यू क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m अपॉन टोटल लेंथ 2 पाई आर। सॉल्व किया, आंसर आएगा ओमेगा आर। सो अ रियली गुड क्वेश्चन आई वुड से, ठीक है। अच्छा, जहां तक बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये वीडियो जो मैंने बनाया है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रैंक बूस्टर, यहाँ पे हमने टॉप 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको एडवांस मेंस सबके अच्छे सवाल थे जो कि मेंस के लिए बहुत रेलेवेंट है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपको एलिमेंट बेस्ड है, इंटीग्रेशन बेस्ड है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये भी लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप इस लिंक पे क्लिक करें, राइट। उस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8 एंड 10, इन चारों को आप ज़रूर से सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कैपेसिटर्स की। और कैपेसिटर में भैया ये जो आपका एलिमेंट वाला सवाल है ना, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे ही बनता है और जेईई मेंस में तो बहुत बार बना है, राइट। सवाल में हमें क्या दे रखा है कि ये आपको 2 पैरेलल प्लेट है और प्लेट के बीच में है आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आप जब नीचे से ऊपर जाते हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है वो भी दे रखा है। K इज इक्वल टू, दिस इज लैम्डा सम कांस्टेंट सेक पाई y अपॉन 2d, राइट। दिस टोटल गैप इज स्मॉल d, बढ़िया है। और जो इसका प्लेट एरिया होगा वो कैपिटल A है। वी विल सी द 3 डायमेंशन डायग्राम ऑल्सो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्लेट एरिया किसको बोलते हैं। हमसे इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस पूछ रहा है, बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नीचे से y पे जाके ना एक dy थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम उठाएंगे। देखिएगा, हमने ना दिस इज दी 3 डायमेंशन डायग्राम, इसको देख के आपको प्रॉपर फील विजुअलाइजेशन आ जाना चाहिए। हम यहाँ पे y पे जाके dy थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक देखिए मीडियम उठा लिए हैं। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस कितना है? तो भैया dy है। अच्छा, अब हमें पता है कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इन्वॉल्व करते हुए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d, जहाँ पे A क्या होता है? A इज द सरफेस एरिया। इस एरिया में देखा है मैंने, बच्चों को तकलीफ आती है। एरिया क्या होता है? एरिया आप वो लेंगे विच इज पैरेलल टू दी कैपेसिटर प्लेट। तो भैया ये जो आपका ब्राउन सरफेस है इसका एरिया कितना होगा? इस कैपिटल A के बराबर ही होगा। और जो नीचे में आपका D होता है वो D आप वो वाली लेंथ लोगे जो कि कैपेसिटर के प्लेट के परपेंडिकुलर होगा, विच इज दिस dy। दिस dy लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। सो इस वाले डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण जो छोटा सा कैपेसिटेंस हो रहा है दैट इज आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट दिस y लोकेशन मल्टीप्लाइड बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, लेकिन d की जगह होगा यहाँ पे dy, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे पतले 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 एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आपको बहुत सारे एलिमेंट होंगे और वो सारे एलिमेंट आपको सीरीज में है, सीरीज में है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो जब आपको कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो आप इक्विवेलेंट कैसे लिखते हो? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। सो बेसिकली आपको यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इस dc को उल्टा करके इंटीग्रेशन, राइट। सो 1/dc का इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू d तक। सो 0 से लेके d तक हमें इसे करना होगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन आपका सिंपल है, हाँ राइट। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट पुट कीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा।
क्लियर है? बढ़िया, अच्छा है। अब कैपेसिटर्स में 2020 में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 और 7 को आप जरूर से सॉल्व करें। इसका भी लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सीधे लिंक पे जाए और ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नेटिज्म, राइट। अब अगर आपने अच्छे से इस टॉपिक को कर रखा है तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर दो वायर है जो कि पैरेलल है और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो फोर्स कैसे निकालते हैं वो भी आपने ज़रूर से देखा होगा। ठीक है, उसी के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल में हमसे यहाँ क्या बोलता है, 2 लॉन्ग थिन पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ द शेप शोन इन द फिगर कैरी करंट I1 एंड I2। तो भैया ये तो आपका पतला सा वायर है, लेकिन ये आपको बेसिकली एक थिक शीट जैसी है, हाँ, रेक्टेंगुलर शीट जैसी कुछ है। इसमें आपको I2 करंट फ्लो कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली, यानी कि इस पूरे विड्थ के अक्रॉस I2 करंट है टोटल, राइट। अच्छा सर, तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना तो मुश्किल है ना, राइट, मुश्किल है, ऐसे सिंपल नहीं निकाल सकते। चलिए सॉल्व करते हैं। हमसे इन दोनों के बीच का फोर्स पूछ रहा है पर यूनिट लेंथ। यहां से देखिए, फाइंड द मैग्नेटिक इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन देम रिड्यूस टू अ यूनिट ऑफ देयर लेंथ। ठीक है, I2 इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस B। तो हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार फॉर्मूले को याद कर लेते हैं कि हमारे पास है क्या। दो पतले पतले वायर है, I1 I2 करंट है, तो इस I2 वायर के L लेंथ पे अगर हम इसका एक L लेंथ का वायर ले तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, सो दैट फोर्स इज इक्वल टू ILB होता है। सो I2 इंटू लेंथ इंटू B कौन सा, I1 के कारण जो इस लोकेशन पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2πd। सो म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, राइट। इस कैपिटल L को अगर लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये आपको आ जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू दिस मच। तो ये फॉर्मूला हमें बेसिकली यूज करना है, राइट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और L की जगह हमें सवाल में दिया है कि L को भैया आप ले लो 1 मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को यूज करना है वेयर L इज इक्वल टू 1 मीटर। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग यहां इस वायर से X पे जाके एक DX थिकनेस का पतला सा वायर ले लेंगे और इस पतले से वायर और इस वाले वायर के बीच में फोर्स कितना है वो सॉल्व करेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? अब इस पतले से वायर में जो छोटा सा करंट I फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप समझ रहे हो। इस पूरे विड्थ में I2 करंट है तो सिर्फ इतने से पतले से DX थिकनेस में कितना करंट होगा, तो वो स्मॉल I करंट हम निकाल सकते हैं। दिस स्मॉल DI करंट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट विड्थ, राइट, I2 अपॉन B इंटू DX। तो ये आपको आ जाएगा जो ये छोटा सा इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। अब इस वाले वायर और इसके बीच में जो आपको फोर्स होगा, जो छोटा सा फोर्स होगा, दैट इज गिवन बाय दिस मच। यही फॉर्मूले को हमने इस्तेमाल किया है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है आपको X। सो म्यू नॉट I1 I2 की जगह ये पूरा लिखोगे करंट अपॉन 2πx, दोनों तरफ मारोगे इंटीग्रेट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो आपका ये जो प्लेट है वो A पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जो इस पॉइंट से A प्लस B दूरी पे है। सो A से लेके A प्लस B इंटीग्रेट किया, रिजल्ट आपके सामने है। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज द टॉपिक EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सवाल में हमसे क्या कहता है, अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 0.19 मीटर इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। द रॉड इज परपेंडिकुलर टू द वायर विद इट्स एंड्स एट अ डिस्टेंस इतना एंड इतना, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। तो ये सवाल आपको बेसिकली मोशनल EMF का है, लेकिन अगेन इंटीग्रेशन का सवाल है, लिमिट्स लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो सवाल का डायग्राम पहले समझ लीजिए। ये वायर है आपको, इसमें करंट आपको मान लेते हो ऊपर फ्लो कर रही है, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर। ये आपके सामने एक रॉड है और वो इस तरीके से मूव कर रही है पैरेलल टू दी वायर। रॉड की वेलोसिटी v है, रॉड का दो एंड है P एंड Q। P की दूरी वायर से है 0.01 मीटर, Q की दूरी वायर से है 0.20 मीटर। ठीक है, हमसे इस रॉड में EMF इंड्यूस पूछ रहा है। अब क्यों हमें इस सवाल में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है BLV, राइट। इस पूरे रॉड के हर एलिमेंट का वेलोसिटी तो v है, लेकिन
इस रॉड के हर लोकेशन पे, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर इज डिफरेंट, राइट। हर पॉइंट इस वायर से अलग अलग दूरी पे है, तो फील्ड भी अलग अलग, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस भी सब में अलग अलग। तो किसी एक में पता करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो क्या करेंगे, एक्स पे जाके dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट को यहाँ पे बनाया, तो इस एलिमेंट का लेंथ dx है, इसकी वेलोसिटी v है, और इस एलिमेंट के पास फील्ड कितना है, सो म्यू नॉट I बाई 2πd वेयर d इज इक्वल टू x। तो ये हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज द छोटू सा ईएमएफ इंड्यूस, BLV, राइट। सो BLV कीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो आपकी रॉड शुरू हो रही है 0.01 पे, खत्म हो रहा है 0.20 पे। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको होता है log x, लिमिट पुट करोगे तो आपको आएगा log 20, और log 20 हमें सवाल में दे रखा है कि 3 अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर सकते हो, हालांकि एग्जैक्टली होता है 2.99, लेकिन हमें सवाल में 3 दे रखा है। यूज़ कीजिए, आपको एक अच्छा सा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते, कॉन्सेप्ट वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये जो हमारा गोल्ड माइन लिंक है नीचे भी दिया हुआ है, इसको ज़रूर से फॉलो करें, इसको एक बारी खोले और 10 मिनट इसके ऊपर देखें कि क्या क्या यहाँ पे है। आपको मज़ा आ जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका हाई परसेंटाइल लाने के लिए यही एक सहारा है, राइट। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वी शैल बी मीटिंग इन मोर सो सच PhD सीरीज। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।